दिल्ली के दूसरे इलाकों की तरह जामिया नगर ओखला में भी बिल्डरों की कमी नहीं है। जामिया नगर में रहने वाले लोग ये सोचते हैं और ये सही भी है कि यहाँ बिल्डरों के पास ही सबसे ज़्यादा पैसा होता है। बिल्डर लोग ही हर मामले में सबसे ज़्यादा मजबूत होते हैं। उनके कॉन्टैक्ट पुलिस में भी होते हैं। उनके पास पैसों की भी कमी नहीं होती है। वो नेताओं के भी कॉन्टैक्ट में रहते हैं और उनके पास मसल पावर भी होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये बिल्डर जिनकी एक साथ कई कई साइटें चलती रहती हैं, जिनके पास लाखों रुपये होते हैं, जिनके कॉन्टैक्ट पुलिस से भी होते हैं, वो भी परेशान रहते हैं और टेंशन में रहते हैं। आप सोच रहे होंगे जिनके पास इतने पैसे होते हैं वो भला टेंशन में क्यों रहते हैं, उन्हें किस बात का खौफ रहता है। तो आपको मैं बता दूं कि जिन बिल्डरों के पास लाखों रुपये हैं, जिनकी एक बार में कई कई साइटें चलती रहती हैं, उनको हमेशा इस बात का खौफ सताता रहता है कि पता नहीं जामिया नगर ओखला का कौन सा बदमाश हमारी साइट पर आ जाए, हमसे पैसे मांगे और पैसे नहीं देने की सूरत में वो हमें स्टे की धमकी दे और बिल्डिंग को डिमोलिशन कराने की धमकी दे। जी हाँ, जामिया नगर ओखला में ऐसे कई लोग हैं, बल्कि लोगों का एक गैंग है जो बिल्डरों को धमकाते हैं। जैसे ही उनकी साइट कहीं पर शुरू होती है वो उनसे गैरकानूनी तरीके से पैसे मांगते हैं। कई मर्तबा तो ये बिल्डर उनको पैसे दे देते हैं, मगर कई मर्तबा जब वो उनको पैसे नहीं देते तो ऐसे लोग वकील का सहारा लेकर, पुलिस का सहारा लेकर, अदालत का सहारा लेकर बिल्डिंग को स्टे करवा देते हैं। यानी कि जो साइट चलती रहती है वहाँ काम बिल्कुल रुक जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बिल्डिंग को डिमोलिश कर दी जाती है। अब ज़रा सोचिए, ये बिल्डर जिनके पास इतने पैसे होते हैं वो इन बदमाशों के हाथों लाचार होते हैं, वो कुछ नहीं कर पाते। देखिए, जो स्टे ऑर्डर लाने वाले हैं वो दो तरह के लोग हैं। एक तो टुसपचियत टाइप के लोग हैं जिनको सिर्फ थोड़े मोड़े पैसों से मतलब है। वो जानबूझ के स्टे लाते हैं, उस पर वहाँ से गुजर रहे हैं, ठीक है ना, तो उनको लगा कि ये बिल्डर बना रहा है, मोटा बिल्डर है, बड़ा बिल्डर है, तो इस पर हम झूठा केस करके और उस पर केस कर देते हैं। और केस करना, मैं आपको बताऊं, जैसे कि हम लोग ओखला के निवासी हैं, ओखला में केस करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे रजिस्ट्री की प्रॉपर्टी नहीं है। तो अगर आप यहाँ पे पुराने हैं, आप ये गौर से देखिएगा, जितने भी यहाँ पे जो छोटे मोटे ये जो स्टे ऑर्डर लाने वाले जो लोग हैं गुंडे टाइप, ये किसी बाहर के एरिया में नहीं ला सकते, ये सिर्फ यहीं ला रहे हैं क्योंकि यहाँ पुराने बसे हुए लोग हैं ये। और इनकी सेटिंग होती है, जो यहाँ के नोटरी वाले पुराने लोग हैं उनके पास पुराने डीड पेपर रखे रहते हैं, जिससे ये उसका चेन पता करवा लेते हैं। सारा खेल जो होता है प्रॉपर्टी का चेन का होता है, ठीक है ना। अगर आपके पास, क्योंकि देखिए रजिस्ट्री तो हुई है नहीं कि आपने किसी जज के सामने उसको माना है कि भैया हाँ ये प्रॉपर्टी मैंने बेच दी, ये सब चेन के ऊपर है कि आपके पास, अगर जिसे हम टाइटल बोलते हैं उसे चेन बोलते हैं आम भाषा में, अगर आपके पास चेन है तो आप पुराने डीड पे, पुराने नोटरी पेपर पे, वो नोटरी वाले के हेल्प से आप अपना भी एक नकली पेपर बना सकते हैं और इसमें नकली और असली कोई पहचान नहीं है, ठीक है ना। तो उस पेपर के बिना पे ये लोग, जो छोटे मोटे ये जो उठाई गिरे लोग हैं, ये काफ़ी लोगों को, चाहे वो बिल्डर हो चाहे कोई अपना बना रहे हो, उनको भी प्रचार करते हैं, ठीक है। ये बिल्डर लोग इतने मजबूत होते हैं, फिर वो इतने कमजोर इन लोगों के सामने कैसे हो जाते हैं, कोई उन्हें ब्लैकमेल कर लेता है। देखिए, इसकी मैं आपको बताना चाहूँगा, इसकी दो वजह है। क्योंकि जब ये प्रॉपर्टी केस होता है ये पहले सिविल केस का आता है, सिविल कोर्ट में जाता है ये, ठीक है ना। अगर बिल्डर इसमें लड़ाई झगड़ा करेगा तो फिर क्रिमिनल केस चला जाएगा, वो एक बहुत बड़ा केस बन जाता है। और उनका, क्योंकि ये तो है नहीं कि आपने जिस दिन खुदाई करी उसी दिन कोई आ गया आपके ऊपर स्टे लाने। होता है क्या है कि ये लोग पहले इंतजार करते हैं कि एक दो छत डल जाए, जब तक बिल्डर का या किसी प्रॉपर्टी ओनर का, जो बिल्डर नहीं भी, जो अपना मकान बना रहा है, उसका उस पर काफी पैसा लग चुका होता है, तो वो इस लड़ाई झगड़े में ना पड़ के वो सोचता है कि कोर्ट के थ्रू जाए और इसको प्रॉपर तरीके से लड़ाई करके, प्रॉपर पेपर के थ्रू लड़ाई करके अपना मालिकाना हक वापस ले सके। मैं आपको बता दूं कि बिल्डर सब के सब बहुत अच्छे नहीं हैं। इस इलाके में बहुत अच्छे बिल्डर लोग भी हैं और कुछ बिल्डर ऐसे भी हैं जो वाकई में गलत है। गलत वो इस तरह से हैं कि वो कभी फ्लैट लेने वालों के साथ मनमानी करते हैं, बदमाशी करते हैं, रेट कुछ और होता है, उन्हें फ्लैट किसी और कीमत पर देते हैं, उनके साथ उनका रवैया अच्छा नहीं रहता।
लेकिन यहाँ बहुत अच्छे अच्छे बिल्डरों की भी कमी नहीं है। और अफसोस की बात यह है कि जो अच्छे बिल्डर हैं उनको भी इन बदमाशों से ये डर लगा रहता है कि पता नहीं ये कब पैसा वसूलने आ जाए और पैसा नहीं देने की सूरत में ये हमारी बिल्डिंग पर स्टे लगवा दे या उसे डिमोलिश करवा दे। कुछ बिल्डर तो ऐसे हैं जो इन बदमाशों का इलाज जानते हैं और उसके साथ क्या सलूक किया जाना चाहिए वो कर लेते हैं, मगर बहुत से बिल्डर मजबूर होते हैं और इनको पैसा दे देते हैं। अफसोस की बात है कि कई बार ऐसा भी होता है कि बिल्डर पुलिस को भी पैसे देते हैं, बदमाशों को भी पैसे देते हैं, इसके बावजूद उनकी बिल्डिंग या तो डिमोलिश हो जाती है या उस पर स्टे लग जाता है। ये जो इलाका है, ये इलाका जो है ऑथोराइज तो है लेकिन रेगुलराइज नहीं है। दोनों चीज़ों में फ़र्क है। कोई इलाका ऑथराइज हो जाता है, रिहाइश करने की परमिशन तो उसमें मिल जाती है, लेकिन जब तक वो इलाका रेगुलराइज नहीं होता है तो एमसीडी जो एक सिविक अथॉरिटी है जिसके पास पावर है एमसीडी एक्ट के थ्रू कि यहाँ पे जो है सिविक एमिनिटीज़ को मेंटेन करने के लिए बाईलॉज जो बने हुए हैं उसको फॉलो अप करके ही जो है कंस्ट्रक्शन का काम उस इलाके में होगा। तो उन चीज़ों का जो है रैम्पेंट लेवल पे जो है वायलेशन होता है और उस वायलेशन को आड़ में रखते हुए ये जो लोग हैं कंप्लेन कर देते हैं और कंप्लेन करके या कंप्लेन करने के बहाने जो है रैंसम जो है लेते हैं। नहीं तो जो बिल्डर इतने मजबूत होते हैं, उनकी जान पहचान पुलिस में होती है, वकीलों से होती है, तो वो इन्हें पैसे क्यों दे देते हैं? इन पर एक्शन वो खुद ही इनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई कर लेते कोई? इसलिए कि जो राइट टू लाइफ है, राइट टू लाइफ में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड है। सुप्रीम कोर्ट ने टाइम एंड अगेन जो है इस इशू पे, इस मसले पे जो है इस राइट टू लाइफ को जो है इतना एक्सपेंड कर दिया है कि राइट टू लाइफ में जो है प्रॉपर आपको वेंटिलेशन भी होना चाहिए, रोड होना चाहिए, पार्किंग होनी चाहिए। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान देते हुए जो है राइट टू लाइफ चूँकि इतनी ज़्यादा हो गई है तो अब इस चीज़ को ध्यान देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई अगर आप बिल्डिंग बना रहे हैं बनाएं, कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन उसकी प्रॉपर पार्किंग का भी इंतज़ाम करें ताकि रोड साइड में कोई जो उसमें रहाइश करने आए उसको रोड पे पार्किंग नहीं करना पड़े अपने बाइक को। अगर रोड पे पार्किंग कर देगा तो फिर जनरल पब्लिक के लिए रास्ता जो है वो कम हो जाएगा। कम होने से जो है जब ज़रूरत पड़ेगी, कोई इंसिडेंट हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, आग लग जाए, तो वहाँ पे जो है फायर ब्रिगेड जो है उसकी गाड़ी नहीं आ सकती है, या किसी को अर्जेंसी में हॉस्पिटल जाना हो तो एम्बुलेंस नहीं आ सकता है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे जजमेंट्स जो है ऑनरेबल कोर्ट्स ने दिए हैं। तो इन चीज़ों का वायलेशन अमूमन जो है हो ही जाता है और रहता ही है। इसी चीज़ को आड़ में जो है इसी को मुद्दा बना के लोग जो है पैसे का एक्सटॉर्शन करते हैं। ओखला में जो गैंग है बिल्डिंगों पर स्टे लगाने वाला या उन्हें डिमोलिश कराने वाला या उनमें पंक्चर करवाने वाला, उनकी इस हरकत की वजह से हम जैसे या आप जैसे आम लोगों का भी बहुत नुकसान होता है। मैं इसको आपको एक मिसाल देकर समझाता हूँ। मान लीजिए किसी बिल्डर की एक साइट कहीं बन रही है, उसमें आपने एक फ्लैट बुक किया 30 लाख रुपए में। किसी बदमाश ने पैसे की लालच में आकर वहाँ स्टे करवा दिया। अब आपने जो 30 लाख रुपए का फ्लैट वहाँ बुक किया था और मान लीजिए आपने एडवांस में उसे 20 लाख रुपए दे दिए थे, वो 20 लाख रुपया आपका वहाँ फंस गया। बिल्डर आपको वो 20 लाख रुपये कैसे देगा? उसकी बिल्डिंग तो फंस गई, उसके पास पैसे तो है नहीं, आपको जो पैसा था उसने वो बिल्डिंग में लगा दिया। ऐसे में बिल्डर को तो नुकसान हो ही रहा है, आपका नुकसान ये हो रहा है कि आपके पैसे वहाँ फंस चुके हैं। ऐसे में आप क्या करेंगे? आप हैरान होंगे, परेशान होंगे कि क्या करूँ, पता नहीं मेरा फ्लैट मिलेगा या नहीं मिलेगा। ऐसे में बिल्डर क्या करते हैं, वो आपको एक चॉइस देते हैं कि देखिए हमारी साइट कहीं और भी है या हमारा फ्लैट कहीं और भी है, आप ऐसा कीजिए, इस पैसे के बदले मैं आपको वहाँ घर दे देता हूँ। आप सोचते हैं कि मेरा 30 लाख तो वैसे ही बर्बाद हो रहा है, जो मैंने 20 लाख दिए हैं वैसे ही बर्बाद हो रहा है, पता नहीं कब लौटेगा, तो क्यों ना कहीं दूसरी जगह फ्लैट लिया जाए। ऐसे में बिल्डर आपके साथ क्या करता है, दूसरी जगह जो फ्लैट वो आपको देता है उसकी कीमत 15-20 लाख से ज़्यादा की नहीं होती, बल्कि 10 लाख की होगी। आपने उसको दिया है 20 लाख, वो आपको दे देगा 12 लाख का फ्लैट, 13 लाख का फ्लैट, 14 लाख का फ्लैट।
आप सोचेंगे एक तरफ तो मुझे 20 लाख नहीं मिल रहा था, कुछ तो मिला, यानी कि आपने ज़्यादा पैसे दिए और फ्लैट आपको कम पैसों वाला मिला। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इस तरह की कमाई करने के लालच में कभी कभी बिल्डर भी अपनी अपनी बिल्डिंगों पे स्टे लगवाने की साजिश करते हैं। एक बात मैं आपको और बता दूं, ये बिल्डर आपस में एक दूसरे को कमज़ोर करने के लिए भी बिल्डिंगों पर स्टे लगवाते हैं। किसी का किसी से दुश्मनी है तो लगवा दिया, किसी ने किसी से पैसे की मांग की तो लगवा दिया, किसी ने किसी के पार्टनर साथ में, मान लीजिए एक बिल्डर दूसरे बिल्डर से कह रहा है कि मुझे पार्टनर बना लो, उसने पार्टनर नहीं बनाया तो भी स्टे लगवा दिया जाता है, यहाँ तक कि डिमोलिशन भी हो जाता है बिल्डिंग का। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, अगर आपके दिल में ये कहीं से है कि इलाके में जो नेता हैं वो भला इसमें क्या करते हैं, तो ज़्यादातर नेता कहीं ना कहीं इन बिल्डरों के साथ होते हैं। और कुछ नेता, सब के सब नहीं, कुछ नेता ऐसे भी हैं जो डिमोलिशन और स्टे के इस खेल में शामिल हैं। जी हाँ, नेता लोग, ओखला के नेता लोग भी डिमोलिशन और स्टे के इस खेल में शामिल हैं। अगर आपको लगता है कि ये सब दूध के धुले हुए हैं तो आपकी गलत फहमी है। लेकिन आप एक बात सोच रहे होंगे, और ये सोचने वाली बात है भी, कि जो बिल्डर इतने मजबूत होते हैं, जिनके पास इतना पैसा होता है, वो आखिर इन बदमाशों के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेते। बिल्डरों के साथ एक टेंशन ये भी है कि वो जिस पुलिस वाले को पैसे देकर बिल्डिंगें बनवाते हैं, कहीं कहीं जो लिमिटेड हाइट दी हुई है, जिसकी परमिशन है, उससे ज़्यादा ऊंची बिल्डिंगें बना लेते हैं। लेकिन जब इनकी शिकायत हो जाती है और जब बिल्डिंग डिमोलिश होती है, जब उसका पंक्चर होता है, तो वहाँ पे वो पुलिस वाले भी मौजूद होते हैं उस वक्त, जिनको रिश्वत देकर उन्होंने अपना ये फ्लैट बनाया था या अपनी ये बिल्डिंग बनाई थी। कितने अफसोस की बात है, एक बिल्डर बदमाशों को भी पैसे देता है, पुलिस को भी पैसे देता है, हो सकता है वो कहीं और भी पैसे पहुंचाता हो, इसके बावजूद वो इस खौफ में जीता है कि पता नहीं कौन सा बदमाश कब हमारी साइट पर स्टे लगवा दे या इसे डिमोलिश करवा दे। तो बिल्डर का एक रूप तो आप ये जानते हैं कि उनके पास बहुत पैसे होते हैं, वो मनमानी करते हैं, आपके साथ सही रवैया नहीं अपनाते। लेकिन दूसरी तरफ बिल्डरों के दर्द को भी समझिए, उनकी भी एक अपनी परेशानी है, अब वो भी एक परेशानी में जीते हैं। ऐसे लोगों का इलाज होना बहुत ज़रूरी है जो बिल्डरों को परेशान करते हैं। अब बिल्डरों की इस परेशानी की वजह से आम खरीदारों को भी परेशान होना पड़ता है। ओखला में जब उपेंद्र सिंह जी SHO बनकर आए थे तो उन्होंने सबसे पहले इसी बात पे लगाम लगाया था। उनका कहना था कि मैं किसी भी बिल्डर को, चाहे वो किसी भी लेवल का हो, बेईमानी करने नहीं दूंगा, गरीब को ठगने नहीं दूंगा। उसी तरह उन्होंने उन बदमाशों पर भी कंट्रोल कर लिया था जो बिल्डरों को ठगते थे, ब्लैकमेल करते थे, लूटते थे, डिमोलिशन और स्टे के नाम पर उनसे मनमानी वसूली करते थे। ऐसे लोगों को भी उपेंद्र जी ने उनकी औकात बता दी थी। जो बिल्डर आम लोगों को ख़राब फ्लैट देकर या किसी और तरीके से ठगते हैं, उनको भी सोचना चाहिए। और जो बदमाश लोग, फ्रॉड लोग बिल्डरों को स्टे या डिमोलिशन की धमकी देकर उन्हें ब्लैकमेल करते हैं, उनको भी सोचना चाहिए कि जब ताजमहल बनाने वाला नहीं बचा, लाल किला बनाने वाला नहीं बचा, कुतुब मीनार बनाने वाला नहीं बचा, तो आपकी क्या हैसियत है। आपको हमेशा ये सोचना चाहिए आप दुनिया में क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाएंगे।